Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now you are watching my YouTube channel Physics Funda by Maggie sir. So please subscribe my YouTube channel and press the bell icon for updating me with you forever. And now we are going to get discuss about the motion in plane. अब हम एक समतल में गति इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। एक समतल में गति में हम सबसे पहले अदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिशों के प्रकार, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो भौतिक राशियां हैं वो इनमें बांट दी गई हैं, अदिश राशियों में, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। ठीक है, तो देखते हैं अदिश क्या होते हैं, सदिश क्या होते हैं और प्रदिश क्या होते हैं। तो जिनमें केवल परिमाण हो, केवल परिमाण हो, दिशा नहीं, वे होती हैं अदिश। जैसे समय, ताप और इसमें दूरी भी आ जाएगी, चाल भी आ जाएगी, द्रव्यमान आ जाएगा, आयतन होगा आदि, ये सब अदिश होंगे। तो वे राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो अदिश कहलाती हैं। सदिश जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, सदिश कहलाते हैं। यानी इनको हम स्केलर बोलते हैं और इनको वेक्टर बोलते हैं, इनको टेंसर बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इनको प्रदर्शित करते हैं तीर के चिन्ह से, जिसमें तीर की दिशा इसका डायरेक्शन बताती है, तीर की नोक, और ये इसका परिमाण बताती है। और व्यक्त कैसे करते हैं इनको, जैसे मान लो AB सदिश है, PQ सदिश है, MN सदिश है, ऐसे दिखाते हैं। और इनके उदाहरण जो होते हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सब सदिशों में आ जाते हैं। ठीक है, यानी जिनमें केवल परिमाण हो वो अदिश राशियां होती हैं, जैसे ये, और जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वे सदिश राशियां होती हैं। इनको एक तीर से व्यक्त करते हैं, जिसमें तीर की नोक दिशा को बताती है और ये लंबाई जो उसका परिमाण बताती है। इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ऊपर एक वेक्टर का चिन्ह लगाकर एरो का, और ये विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये संवेग, आवेग, ये सारी राशियां जो हैं इस प्रकार की वे सदिश होती हैं। और प्रदिश राशियां क्या होती हैं, जिनका व्यवहार में अगर देखें तो वो सदिशों की तरह दिखाई देती है, बट उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, प्रदिश कहलाती हैं। रियल में अगर देखें तो उनकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, बट वो सदिशों की तरह महसूस होती हैं, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल है जड़त्व, आघूर्ण, ताप, प्रतिबल, विद्युतशीलता व चुंबकशीलता, ये सब प्रदिश राशियों में आ जाते हैं। तो अब हम अपनी बात को सिर्फ वेक्टर में ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सदिशों के बारे में ही। ठीक है ना। तो अब सदिश के लिए भी डिस्कस करेंगे। तो सदिश जो है उनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। ओके, सदिशों के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो सदिश क्या बनेंगे कि जो दो भाग में विभाजित किए जाते हैं, ध्रुवीय और अक्षीय सदिश। सदिशों को भी अगर हम पार्ट देखें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ध्रुवीय सदिश और
अक्षीय सदिश, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर, ठीक है ना, पोलर वेक्टर बोलते हैं एंड एक्सियल वेक्टर। तो ये ध्रुवीय सदिश क्या होते हैं? ध्रुवीय सदिश जिनकी दिशा कण की दिशा में होती है, यानी सरल रेखा में होती है, ठीक है, तो वो सरल रेखा में होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा कि वे सदिश जिनकी दिशा कण के गति की दिशा में होती है, यानी वे सदिश जिनकी दिशा कण के गति की दिशा में होती है, वे होते हैं ध्रुवीय सदिश। यानी जो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, विस्थापन, त्वरण, इनके बारे में जो भी चीज़ें सदिशों का हम डिस्कशन करेंगे, वो सारी चीज़ें इसी के अंडर में आएंगी। और अक्षीय सदिश क्या होते हैं? जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, यानी ये तो है कि सरल रेखा में चलती है, जैसे कोई वस्तु चल रही है तो उसकी दिशा सरल रेखा में होगी, और ऐसी सारी चीज़ें सरल रेखा में, जैसे त्वरण, बल, वेग, विस्थापन, ये होते हैं। लेकिन अक्षीय सदिश क्या होते हैं? जब कोई वस्तु घूर्णन कर रही होती है तो उसकी दिशा जो होती है उनके एक्सिस की डायरेक्शन में होती है, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। और ये सारी चीज़ें जैसे कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। अब हम सदिशों के बारे में जब डिस्कस ही कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे कि स्थित सदिश ये कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, सदिश व स्थित सदिश, ये मूल बिंदु है, ये कोई ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ओ से यहाँ तक के लिए ओ ए और ओ बी, ठीक है। ये दोनों स्थित सदिश हैं क्योंकि ए की पोजीशन ओ के सापेक्ष दर्शा रहे हैं। मान लीजिए ये R1 है और ये R2 है, और ये दोनों के बीच का विस्थापन है, तो ये ए बी सदिश होगा। तो ध्यान रखिएगा, ओ ए व ओ बी ये हैं स्थित सदिश। क्यों? क्योंकि इन ए और बी बिंदुओं की स्थिति ओ के सापेक्ष R1 और R2 है, किसी बिंदु के सापेक्ष। तो ये देखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें ओ ए बी, तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो स्टार्ट से अंत बिंदु ये होगा, यानी ओ ए सदिश प्लस ए बी सदिश इक्वल टू ओ बी सदिश। तो ए बी का मान हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, ये है सदिश, और इसका मान आया R2 माइनस R1। ऐसे आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ओ बी, ये तो ओ बी सदिश प्लस बी ए सदिश इक्वल टू ओ ए सदिश। यानी सदिशों का एक नियम होता है कि जिस बिंदु से चलते हैं और जहाँ तक चलते हैं, तो उस बिंदु से फाइनल वाले बिंदु को सीधे मिला देते हैं। तो ये ओ बी प्लस बी ए इक्वल टू ओ ए होगा। तो बी ए सदिश का मान आ जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, तो ये भी सदिश होगा बी ए सदिश, और इसका मान R1 माइनस R2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्थित सदिशों से सदिशों के मान ज्ञात करते हैं, केवल सदिशों का, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, सदिश और स्थित सदिश में बहुत अंतर है। तो अब हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि सदिशों के प्रकार कितने हैं। सदिशों के प्रकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पहला सदिश इसको बोलते हैं शून्य सदिश। इसके नाम से ही आपको पता होगा, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोलते हैं। यानी ऐसा सदिश जिसका कोई परिमाण ना हो, अर्थात जिसका परिमाण शून्य हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। नोट करते चलिएगा इनकी वैल्यूओं को। ये हो गया शून्य सदिश या नल वेक्टर।
अब आता है समान सदिश, इक्वल वेक्टर, यानी ऐसे सदिश जो परिमाण में क्या हो, समान हो। तो दिशा ऑलरेडी इनकी समान हो जाती है, ध्यान रखिएगा। ये समान सदिश है, यानी ऐसे सदिश जो परिमाण में समान हो, अर्थात परिमाण व दिशा भी समान होती है, समान सदिश कहलाते हैं। और विपरीत सदिश क्या होगा, अपोजिट वेक्टर। ये इक्वल वेक्टर था और ये अपोजिट वेक्टर है, यानी ऐसे सदिश जो परिमाण में तो समान हो किंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हो। देखिएगा परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में उल्टा है, माइनस चिन्ह के साथ लगा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विपरीत सदिश। अब आएगा समांतर सदिश। देखिएगा समांतर यानी पैरेलल वेक्टर, और इसी के साथ समान व समांतर सदिश। तो अब यहाँ ये बात कंफर्म हो गई, इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर। तो देखिएगा समांतर सदिश ये दर्शाता है कि दोनों समांतर तो हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि दोनों समान भी हों। तो ए सदिश पैरेलल बी सदिश तथा मैग्नीट्यूड ए और बी के बराबर नहीं, ये है समांतर सदिश। और समान व समांतर सदिश समान भी हैं और समांतर भी हैं, यानी ए समांतर बी तथा ए का मापांक और बी का मापांक बराबर ही होंगे। तो ये होंगे समान व समांतर सदिश। तो शून्य सदिश वो सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। समान या इक्वल वे सदिश जिनके जो परिमाण में समान या परिमाण व दिशा में समान होते हैं। विपरीत सदिश ऐसे सदिश जो परिमाण में तो समान किंतु दिशा में उल्टा या विपरीत होते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। समांतर या पैरेलल वेक्टर ऐसे सदिश जो समांतर तो हैं किंतु परिमाण में समान ना हो, केवल समांतर सदिश। और समान व समांतर सदिश ऐसे सदिश जो परिमाण में भी समान हो और समांतर भी हो, समान समांतर सदिश कहलाते हैं। इसी के साथ अब हम और डिस्कस करेंगे लंब सदिश और समान लंब सदिश। यह है परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, और इक्वल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर। तो देखिएगा जैसे हमने अभी पिछले समांतर सदिश के लिए किया था वैसे इसमें करेंगे। लंब सदिश है, इसका मतलब ये दोनों लंबवत तो हैं ए और बी, लेकिन ए लंबवत है बी के, बट परिमाण में समान नहीं। लंब हैं लेकिन परिमाण असमान है, लेकिन समान लंब सदिश लंबवत भी हैं और परिमाण में भी समान है। ए और बी का परिमाण समान है तथा ए सदिश लंबवत बी सदिश, ऐसा भी, ठीक है। इसी के साथ अब हम डिस्कस करेंगे एकक सदिश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकक सदिश इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, यानी ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है। ये कैसे प्राप्त करते हैं कि जब किसी सदिश को उसी के परिमाण से विभाजित कर देते हैं तो एकक सदिश प्राप्त होता है, और एकक सदिश को ऊपर कैप लगाकर डिनोट किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी सदिश को उसी के परिमाण से विभाजित करते हैं तो एकक सदिश प्राप्त होता है, ओके। और एकक सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण सदैव 1 होता है, 1 होता है। तो देखते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि अब हम जैसे x y z में डिनोट करते थे,
अब एक्स वाई जेड ना डिनोट करके आई जे और के से व्यक्त किया जाएगा और ये परस्पर लंबवत होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी आई एकक सदिश, जे एकक सदिश और के एकक सदिश, इन सब के परिमाण एक एक होंगे। तो अब जब हम पहले एक्स वाई जेड के रूप में जो चीजें व्यक्त करते थे, अब उन्हीं को हम कैसे निरूपित करेंगे, आई जे के रूप में व्यक्त किए जाएंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये है। अब हम इसी के आधार पर, जैसे ये ए वेक्टर है, A1i, A2j, A3k, तो A का परिमाण हो जाएगा I के गुणांक का वर्ग, J के गुणांक का वर्ग और K के गुणांक का वर्ग। गुणांक का मतलब इनमें चिन्ह सहित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर ये माइनस होता तो ये -A3 का स्क्वायर, ध्यान रखिएगा इस बात। तो प्लस है इसलिए हमने यहाँ पर कुछ दर्शाया नहीं, तो ये हो जाता एकक सदिश। ये इसका परिमाण था, इस जिसको अभी तक हम बार बार यूज करते हैं कि परिमाण शब्द का, तो ये होता है ए यूनिट वेक्टर हो जाता है ए वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये A1i, A2j, A3k अपॉन A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, ये हो जाता है इसका एकक सदिश। अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एकक सदिश का। तो जैसे कि एकक सदिश है 3i + 4j + 5k, तो मॉड इसका क्या हो जाएगा, कोई सदिश है मान लेते हैं ए सदिश, तो मॉड ए क्या होगा और ए कैप क्या होगा। तो देखिएगा मॉड ए आप सीधे निकाल लें, इसको हम माइनस चिन्ह के साथ ले लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर वो भी डाउट क्लियर हो गया कि जैसे अगर कहीं पर माइनस चिन्ह होते तो हम कैसे लेते, बाहर माइनस लेते कि अंदर। तो ध्यान रखिएगा बाहर तो सब प्लस प्लस ही रहेंगे, अंदर माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, तो जो माइनस चिन्ह के साथ है ऐसे। तो ये हो जाएगा 9 + 16 -4 का स्क्वायर प्लस 16 25, तो ये आ जाएगा √50। तो अब हम यूनिट वेक्टर निकालते, तो 3i - 4j + 5k अपॉन √50, ये आ जाता एकक सदिश। एकक सदिश की सहायता से ही हम किसी अज्ञात मान को भी पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन, यदि कोई एकक सदिश 0.3i + 0.4j + pk हो तो p का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो देखिए ये कैसा सदिश है, एकक सदिश, यानी हम इसको ए कैप से डिनोट करेंगे 0.3i 0.4j + pk। और आप जानते हैं कि एकक सदिश का मापांक कितना होता है, 1 होता है। बस यही एक ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। तो इसका मापांक 0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर = 1, और दोनों तरफ का क्या कर देंगे स्क्वायर। तो 0.09 + 0.16 + p² = 1, 0.25 इनका योग कर दीजिए प्लस p² = 1, तो p² 1 - 0.25 तो 0.75 आ जाएगा p²। तो देखिएगा p² ± √0.75। अब ये दशमलव को और इजी कर सकते हैं, सॉरी p, तो p ±√75 बटे 100 से बाहर आ जाएगा 10, तो p ± 5√3/10। तो ये लिख सकते हैं ±√3 बटे 2, तो ये इसका ±√3/2 p का मान होगा। तो इस प्रकार से हम एकक सदिश पर आधारित समस्याओं को भी हल कर सकते हैं।